कहीं तक खुद यार कर दी अब मेरी बात सुनो। देखो, पहले तो मैं कोडिंग का थोड़ा सा बेसिक लेवल देता हूँ जो बाकी लोगों को मालूम है। एक होता है कोर कोडिंग, जैसे कोई कहता है मैं कोर जावा पर काम करता हूँ, कोर पीएचपी पर काम करता हूँ, कोड जेएस पर काम करता हूँ, या वो वनीला जेएस बोल देता है उसको, पर काम करता हूँ, है ना। वनीला मतलब कोड जेएस ही हो गया, ठीक है, एक तरीके से। यहाँ तक बात समझ में। अब उसके ऊपर हम आर्किटेक्चर लगा देते हैं, जैसे हमने अभी काम किया एमवीसी आर्किटेक्चर पर काम किया, जिसमें एक मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, तीन होते हैं। व्यू हमारा रिएक्ट है तो हमने व्यू पेज नहीं बनाया, हमारा क्या बना, मॉडल और कंट्रोलर बना। तो हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब काम करते हैं तो कोई ना कोई आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। ऐसे हजारों आर्किटेक्चर है, उनमें से एक एमवीसी है, ठीक है। एमवीसी क्यों, क्योंकि ये हजारों को एक तरफ, वो अकेला एक तरफ है। मार्केट 90% मार्केट केवल एमवीसी यूज करता है, 90 क्या 95 समझ लो, 97% समझ लो, एमवीसी आर्किटेक्चर को ही फॉलो किया जाता है। मॉडल कंट्रोलर यूज अब तक का बेस्ट आर्किटेक्चर फॉर्म यही है। आर्किटेक्चर से एग्जांपल से समझाता हूँ। आप पुरानी हवेलियों में या पुराने घरों में जाओ जो हवेली स्टाइल में होते हैं, उनके फिक्स होता है, ऊपर सीढ़ियाँ होती है, नीचे दो गुम्बारे होते हैं, पीछे की तरफ एक तहखाना होता है, ठीक है। ऊपर ऊपर की तरफ ही घर होता है, नीचे आप जल्दी से नहीं जा सकते, ठीक है। ऊपर जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, एक लेफ्ट साइड में कमरा होगा, एक राइट साइड में कमरा होगा, फिर आंगन में ऐसे चारों तरफ एक पट्टी होगी, बीच में ऊपर से खुला होगा, बीच में आएगा, सिर्फ फिक्स होगा। राइट साइड के अंदर रसोई होगी, लेफ्ट साइड के अंदर परिंदा होगा, फिर पीछे गैलरी के अंदर इधर से भी नीचे सीढ़ियाँ जाने का रास्ता, इधर से भी सामने दो कमरे, फिर ऊपर जाने का रास्ता भी क्या होता, राइट साइड के अंदर ऊपर से जाने का। 99% पुराने घरों का फॉर्म यही रहता था, 99%, वैल्यू कितनी बड़ी हवेली को बात समझ में। क्यों, क्योंकि उस समय का ये आर्किटेक्चर था, मतलब फिक्स आर्किटेक्चर पर ही बनता था, जो बारिश को उन सबको ध्यान में रखते हुए बनता था। नीचे कुंड बनता था या जो भी था, उन उन घरों में लेटरिन बाथरूम हुआ ही नहीं। बात नहाने का तो होता था, ज़्यादातर लोग आंगन में नहाते थे या फिर एक एरिया बनाते थे वहाँ, लेकिन ये जो जो लेटरिन वाला जो आइटम है वो वहाँ पर होता ही नहीं था, मतलब बाथरूम वैसे वो नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ये बहुत लेट स्टार्ट हुआ, पिछले 20 सालों के अंदर ही लेटरिन बाथरूम का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं था। फिर बड़े बुजुर्ग शहर हुआ, अभी भी गांव में नहीं मिलेगा, गांव में नहाने का मिल जाएगा, लेटरिन का अभी भी काफ़ी घरों में नहीं मिलेगा। ये तभी पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट पीछे पड़ी, वहाँ तब घर घर वो वॉशरूम्स बनने लगे, ठीक है। ये तो था किसका कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चर का। अब जब उसके अंदर एक लाइब्रेरी प्लस एक सॉलिड आर्किटेक्चर जो 90% प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देती है, मतलब आपको केवल अपना काम करना है, बेस वो बना के दे देती है, तब हम उसको फ्रेमवर्क का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, फ्रेमवर्क। जैसे अब एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, हालांकि वो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, पर HTTP रिक्वेस्ट को हम खुद पर्सनली हैंडल करेंगे, फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो 3-4 जनों को मिलकर यूज़ कर लेता है। अब नोड और एक्सप्रेस को इकट्ठा करके मैं यदि हैंडल करूँगा तो मैं नेक्स्ट जेएस पढ़ूंगा, तो वो अगेन फ्रेमवर्क है, जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो आपको ऐप बनाने में हेल्प कर देगा। बात समझ में, यहाँ तक डेवलपर का काम होता है। फिर स्मार्ट यूजर्स के लिए और एक टारगेट पॉइंट के लिए क्या बनते हैं, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। शॉपिंग के लिए अलग, ब्लॉगिंग के लिए अलग, ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग वेबसाइट, मतलब नॉर्मल आपका एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, या नॉर्मल आप अपने प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हो इन ऑल इंडिया, मतलब इसमें, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, CMS। तो CMS एक टारगेट पॉइंट पर काम करता है। तो टारगेट पॉइंट के अंदर सबसे जो बड़े टारगेट दो ही होते हैं, या तो ब्लॉग होता है या ई-कॉमर्स होता है। ई-कॉमर्स को बहुत सारे CMS है, उसमें से एक शॉपिफाई है, उसमें से एक मैजेंटो है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैजेंटो पर एक जना काम कर रहा है, घनश्याम जी, और ऋषि जो है वो किस पर काम कर रहा है, शॉपिफाई पर। तो इट मीन्स डेट देर आर टारगेट्स। अब ये जो इस पर जो काम करते हैं, ऐसे वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए काम करता है ना। तो वर्डप्रेस का मेन टारगेट CM वो नहीं है ई-कॉमर्स बनाना, उसमें एक हु कॉमर्स थीम होती है, वो ये इनेबल कर देती है
वो अगेन परफेक्टनेस नहीं देती। अब वर्डप्रेस तो जो है ना वो फ्री का है, तो उसके अंदर इतनी कॉस्टिंग नहीं आती, तो सबसे सस्ती वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। विद इन एक घंटे 2 घंटे में खींच के 2 दिन मान लो, बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट बनाए तो 5 दिन मान लो। 5 दिन मतलब 8 घंटे 5 दिन लगातार काम करे तो बेस्ट से बेस्ट वेबसाइट बन सकती है, जिसको यदि मैं कोर कोडिंग से स्टार्ट करूँ तो उसका खर्चा लाखों में चला जाए और महीनों में चला जाए। वो सारा काम आप नॉर्मली एक वेबसाइट को CMS के थ्रू बना सकते हो। तो सारे के सारे लोग CMS में शिफ्ट क्यों नहीं होते? कंपनी के लिए CMS सस्ता पड़ता है। जैसे मान लो तुम मेरे पास है और मैंने तुम्हारा बजट की कोई दिक्कत नहीं हो, बढ़िया चाहिए तो मैं शॉपिफाई में दे दूंगा। बजट की दिक्कत है और फ्री में चाहिए, मतलब फ्री मतलब बहुत ही बजट का इशू है, तो मैं वर्डप्रेस पे बना दूंगा वो कॉमर्स यूज करते हुए। तुम्हें एक बढ़िया लेवल पे बनाना है तो पहले मेजेंटो बहुत यूज हुआ करता था। मेजेंटो अब एडोब ने खरीदने के बाद में एक तरीके से ख़त्म सा हो गया। अब CMS में मैं यहाँ पर कभी भी किसी को जाने के लिए नहीं कहता। CMS का अंत है, फ्रेमवर्क्स का अंत नहीं है। मैं जेन फ्रेमवर्क पर काम करता था 2009 में, वो आज भी अवेलेबल है, आज भी चलता है। लैंग्वेज नहीं मरती, C++ जितने जन्म लिया आज तक चल रही है, भयंकर चल रही है, नंबर 2 पर है। लैंग्वेज कभी नहीं मरती, मरता कौन है? CMS एक टारगेट पॉइंट को ही फॉलो करता है और उस टारगेट पॉइंट के कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं और बनते हैं। वो उनसे बढ़िया आते हैं, उनसे सस्ते आते हैं या क्वालिटी वाले आते हैं, लोग स्विच कर लेते हैं। मैजेंटो रातों रात गायब हुआ था, जिन पर ये काम कर रहे थे सारे रातों रात, मतलब जैसे उसको एडोब ने तो खरीदा है ऋषि इंशान, यस सर। है ना, जैसे उससे पहले मैजेंटो बेस बहुत सारी कंपनियां थी। हमारे यहाँ पर एक XYZ कंपनी थी, उसका ख़त्म होने का कारण मैजेंटो था। ख़त्म सर मतलब वो, रेनोसिस थी ना सर। अरे मैं तो रिकॉर्डिंग में नाम नहीं ले रहा इसलिए मैंने XYZ बोला। रेनोसिस है, रेनोसिस से भी एक जुड़ती है यहाँ पर एक कंपनी है, वो भी स्ट्रगल कर रही है ना। वो स्ट्रगल इसीलिए कर रही है क्योंकि वो उसका मेजर जो प्रॉम्प्ट था वो मैजेंटो था। ये जो ऋषि ने नाम लिया वो कंपनी भी मेजर जो था बीकानेर से गायब होगी। वो कंपनी MNC कंपनी है, बीकानेर में से उसने ऑफिस गायब कर दिया। इसीलिए मैं यहाँ के कोई भी बंदों को कभी CMS में जाने नहीं देता। कोई कहता है ना था मैं वर्डप्रेस पे चला जाऊँ, मैं मना कर देता हूँ, मैं क्यों चला जा, तेरी मर्जी है, मैं हाँ नहीं बोल रहा। यदि कोई CMS में जाता है तो उसका अंत है। शॉपिफाई में भी मैं उस बंदे को भेज रहा हूँ ना, तो मैं उसको पहले फ्रंट एंड रिएक्ट और अच्छे से सिखा के उसमें काम करवाऊंगा साथ साथ। शॉपिफाई घंटे 2 घंटे काम करवाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है शॉपिफाई आज है कल नहीं होएगा। बात समझ में? अभी वो बूम पर है, रे का एक स्टार टाइम आता है ना, तो शॉपिफाई का अभी स्टार टाइम है। कोई और बढ़िया आया है ना, वो खत्म हो गई। अब शॉपिफाई क्यों बढ़िया है, मुझे क्यों लगता है, शॉपिफाई आपकी हर ट्रैकिंग को रिकॉर्ड कर सकता है। कोई वेबसाइट पर आया, आने के बाद उसने कहाँ कहाँ क्लिक किया, तो ये काम हम खुद मैनुअली बनाए ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। शॉपिफाई ये सारे काम करके देते हैं। शॉपिफाई बड़े ही ऐसे खून चूसता है धीरे धीरे। और ले लो तो 100 रुपये में महीने में दे देता हूँ और 15 और मैं थने 50 रुपये महीने में दे देता हूँ और मैं थने 200 रुपये महीने में। मुझे लगता है सही है सही है। वो अपनी ऐसे रेट बढ़ाता रहता है। 1200 रुपये में उसका बेस मंथली, 1200 रुपये में उसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है। उसके बाद में होस्टिंग तो करनी पड़ती है, उसका 1200 रुपये मंथली स्टार्ट होता है। हाँ, वह तो लाख ही अलग है ना। उसके अलावा उसमें आपको टूल्स खरीदने ही पड़ते हैं बहुत सारे। ठीक है, शॉपिफाई का मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने जितना अभी तक समझा उसमें यही कहानी समझ में आई। अब वो क्यों चल रहा है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट कौन सा आपने अपने लाइफ में सुना हुआ हो तो? रीजन? टैली एकमात्र नहीं था पहले, टैली शुरू से इसी लाइन में था। अब टैली ने मालूम है क्या कर दिया, मोबाइल वेब सब ले आया। अब ये कहता है टैली पर आप खुद टूल बनाओ और बेचो। जैसे मैं यहाँ एक्सटेंशन बनाता हूँ, एक्सटेंशन देखता हूँ ना, VS कोड क्यों फेमस है? इसके एक्सटेंशन लोग बनाते हैं। ये देखो, ये किसी और ने बनाया, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, ये अगेन किसी और का है, ये ओपन AI का है ना। ये सारे के सारे लोग दे रहे हैं, है ना।
बात समझ में आ रही है? मतलब लोग बना रहे हैं, अब कुछ पेड भी हो सकते हैं इसमें, लोग पैसा कमा रहे हैं कुछ नाम से, कुछ फेमस होने के लिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे शॉपिफाई में भी लोग बना सकते हैं अपने टूल्स और बेचते हैं। मैंने कहा ना, कमाने का जरूर तरीका है, केवल वेबसाइट नहीं है। टूल्स बना बना कर क्रोम एक्सटेंशन बनाते हैं, क्रोम है ना, तो क्रोम के एक्सटेंशन कोई भी बना सकता है। उस एक्सटेंशन को पब्लिश कर दो, आपको पैसे लेना पैसे ले लो। तो ये कंपनी वो बढ़िया होती है जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, छोटे छोटे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दो, खूब सारे बना दो। हमें शॉपिफाई सीखने का रीजन, हमें शॉपिफाई को इंटरनल सिस्टम को समझना है। हमने इसलिए शॉपिफाई पर एक डेवलपर हायर किया। डेवलपर हायर किया मतलब उसको सिखा रहा है, कहानी समझ में आएगा। तो भूल से भी सीएमएस में मत जाना, सीएमएस का अंत है और ये तय अंत है। मेरा एक खास स्टूडेंट है, पुरुषोत्तम नाम है उसका, ठीक है। वो शुरू से लारावेल पर डेवलपमेंट कर रहा था, फिर कंपनी ने उसको मैजेंटो पर डाल दिया। अब मैजेंटो का अंत आ गया, अब आदमी के जाग आने लग गए। पिछले 6-7 सालों से कोड ही इतना नहीं। सीएमएस के अंदर आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। सीएमएस में आप प्लगइन्स ये बना तो रहे प्रॉब्लम होती है हो। हाँ, सर। आपने मेरे को कोड पीएचपी और ये सिखाए। क्या कह रहे हो? इधर 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 क्या प्रोजेक्ट ज्यादा आ रहे थे एक हाँ कंपनी में, हाँ हाँ तो वर्डप्रेस में डाल दिया। हाँ 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 हाँ। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर कभी भी लाइफ के अंदर आपको मौका मिले जॉब का, और वो सीएमएस पढ़ने के लिए कह दे मैं उसमें स्विच हो रहा है, एक बार हो जाए बाद में हटा दूंगा, तो बाद में कोई नहीं हटाता। एक कंपनी को एक एम्प्लॉय से केवल कमाने से मतलब होता है, वो किस में काम कर रहा है उसका मतलब नहीं है। कंपनी किसी की ठगी नहीं होती, ये दिमाग में रख लो। चाहे मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरा मेन उद्देश्य क्या होएगा? नो डाउट मेरे स्टूडेंट है तो मुझे उनका कंसर्न रहता है। आइदर वो यही चाहती है कि मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय मिले कि वो चला ले, यदि वो ₹1,00,000 आदमी को मैं सैलरी दे रहा हूँ तो मुझे ₹5,00,000 महीने देना चाहिए। उसका सिंपल टारगेट पॉइंट होता है। यदि कोई एम्प्लॉय उसको मान लो वो 10,000 दे रहा है तो वो उम्मीद करता है कि 50,000 उसको कमा के दे। अब मान लो मैं मेजेंटो पर काम करता हूँ, मेजेंटो पर काम आना बंद हो गया, तो वो मुझे फोर्स करेगा तो स्विच कर, और मुझे उसको लगता है कि यार ये एज में हो गया और ये स्विच करने की कंडीशन में नहीं है ना, तो वो उसको दबाव बनाएगा छोड़ने का। बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले ऑफ, पहले कभी कोई कोई जॉब नहीं निकालता था हमारे वक्त में, चाहे कोई कैसी स्थितियाँ हो जाए, आप नौकरी नहीं निकाल सकते थे। फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक नया टर्म लाया ले ऑफ करके, कोरोना के बाद। उन्होंने जैसे ले ऑफ वर्ड स्टार्ट किया, अब छोटी है या बड़ी है वो ले ऑफ करने लग गई। जबकि बड़ी कंपनियों का नियम क्या है ले ऑफ करने का? वो आपको जॉब के लिए पहले दूसरी जगह जॉब ढूंढेगी, आपके लिए आपको जॉब सेटलमेंट स्विच करवाने की कोशिश करेगी अपनी पार्टनर्स कंपनी में इधर उधर। उसके अलावा महीनों की, कई महीनों की सैलरी देगी, 2 या 3 महीनों की, 6 महीनों की। उसके बाद के अंदर वो और मतलब नोटिस पीरियड, मतलब वो नोटिस पीरियड में जॉब नहीं रखा रहा, 3 महीने की आपको वो सैलरी देगा, आप छोड़ दो, आज से आना बंद हो जाओ, और आप भी जॉब ढूंढो, मैं भी जॉब ढूंढूंगा। छोटी कंपनियों ने ये सब तो कुछ नहीं किया, कल से आना मत, बस। रिसेंटली मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा, उसकी सैलरी थी अभी 1.5-2 लाख रुपए बीकानेर में, ठीक है। यूएस बेस्ड काम था। यूएस में वो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और जो बनते हैं ना, उस पर बेस्ड कंपनी थी। ऐसा नहीं उनके पास काम कम हो गया, नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, तो उसने टारगेट करना स्टार्ट किया। वो मीडियम रहते थे, मतलब कुछ के 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, मतलब जगह जगह थी उनकी, एक ब्रांच यहाँ पर भी थी। कुछ की 2-2, 3-3 लाख थी। तो उन्होंने क्या किया, जो जो सेगमेंट के अंदर बेस्ट क्वालिटी के देना उनको तो रख लिया। उससे जो उनका काम बड़े वाले कर सकते थे और उनका काम छोटे वाले कर सकते थे, मीडियम लेवल को हटा दिया। नीचे वाले रख लिए, ऊपर वाले रख दिए, बीच वाले जो पैसे खा रहे थे ना उनको हटा दिया। उन्होंने कटिंग ना तो नीचे से की ना ऊपर से की। बहुत सी कंपनियां ऊपर से कटिंग करती है। उन्होंने कह लिया ना कि ये तो होलसेल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, उनको छेड़ा नहीं, और जो मिड लेवल के थे ना उनको हटा दिया। कहानी समझ में आ रही है? तो
जो भी आप CMS यूज कर रहे हो तो मान के चलना, इसका अंत है। लैंग्वेजेज भगवान है जो कभी नहीं मरती है, बात समझ में आ गई। और जो भी फ्रेमवर्क्स होते हैं ये अमर होते हैं, भगवान नहीं है, ये अमर होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अमर है, जैसे अश्वत्थामा था, XYZ था, वो है ना, उनका एक लाइफ में पीक टाइम होता है, उसके बाद में वो ऑन एवरेज हो जाता है। जैसे हम कभी बात करते हैं, कोई कहता है कि यार CIA कोऑर्डिनेटर, वो पीछे से सपोर्ट होना बंद हो गया, पर लोग उसको अभी भी बहुत यूज करते हैं, है ना, पीछे से सपोर्ट। अब वो वापस सपोर्ट स्टार्ट कर रहा है, तो वापस से लोग जाने लग गए, मतलब उसका अंत नहीं है, मतलब वो बंद हो गया, बंद हो गया मतलब पीछे सपोर्ट आना बंद हो गया, वो बंद नहीं हुआ, उसको वेबसाइट अभी भी बन रही थी, उसके नए वर्जन आने बंद हो गए थे, अब वापस आने लग गए, लोग अभी भी जा रहे हैं, मतलब वो अमर है, मरेंगे नहीं कभी भी। लाइक लारावेल हो गया, अभी तो वो चल ही रहा है, पीक पर भी अपने, मैं समझ में आ गया। तो किसी भी चीज़ का अंत नहीं है, उसका एक पीक टाइम है, उसके बाद में वो स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन CMS का अंत है। मैं जब काम करता था ना, तब एक ही नाम फेमस था, जुमला। जुमला इवन नेट PHP इंस्टॉल होती थी ना, तब भी जुमला नाम आता था। क्या JUM? हाँ, आ गया ना। ये रहा, इसका अभी भी लुक है, देखो CMS है। सेलिब्रेट 20 ईयर ऑफ ये वो मतलब मैं जब काम करता था ना, हमारी मम्मी जुमला 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 जुम्बा ही करती रहती थी, ठीक है। अब अभी भी है, मुझे तो ये शॉकिंग लग रहा है। एक टाइम था बस, कुछ ही हो बस जुमला, अभी भी चल रहा होगा कहीं पर कहीं ना कहीं, तो आई डोंट नो, बट नाउ आई डोंट नो व्हाट्स द मार्केट ऑफ जुमला। दुपल भी सर अच्छा चलता है। दुपल हाँ, जुमला 2% लगता है, वर्डप्रेस 43% लगता है, शॉपिफाई 6 से 7% लगता है, ये WIX और है, स्क्वायर स्पेस और है, जुमला उस पर आ गया। देख, जुमला का ट्रेंड 2011 में था, मैंने कहा था ना, वो समय मार्केट का 12% लगता था, जबकि 2025 में जाके वो 2% हो गया, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो हम जब थे ना, तो ये अपने पीक पर था। जैसे लारावेल फ्रेमवर्क है, जुमला CMS है। वर्डप्रेस अभी देखो, वर्डप्रेस कितना परसेंट लग रहा है, 43%। शेर लिखना था, तो समझ जाएगा क्या दिया। नहीं, मैंने बंद करवा दिया। देखो 2024 के अंदर 60 to 70 से बड़े शेयर किस में वर्डप्रेस वेबसाइट इन CMS ऑन यूजिंग वर्डप्रेस बने हुए थे, 60 to 63%। और वेबसाइट और इंटरनेट पूरी वर्ल्ड के अंदर ये जितने भी CMS मार्केट है ना, उसका 63% था 2024 के अंदर।
ये फिक्स ही चल रहा है, अपना मार्केट प्लेस कैरी करके रख रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम होता किस रहता है। तैयारी स्पीच हो रहा है? तो कुल मिला के जुमला अभी मार्केट के अंदर नहीं है। तो ये है कहानियाँ। तो आपको भी स्टेप समझ में आए तो सबसे पहले क्या आएगा, को आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के ऊपर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के ऊपर CMS। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, ये कौन सा यूज करते थे? नहीं, ये घनश्याम जी किस पे काम करते हैं? मैजेंटो। मैजेंटो। मैजेंटो की स्पेलिंग बोलना। MAGENTO। देखो, ये अभी भी उसी पर है जिस पर मैं 2010 में काम कर रहा था। सबसे पावरफुल था, मैं इसी का डेवलपर था। बात समझ में आ गया? जिसका कोर फ्रेमवर्क है मैजेंटो का, वो जेंट ही है, जिस पर मैं था काम करता था। जेंट फ्रेमवर्क लंबे टाइम से चल के आ रहा है। अगेन आर्किटेक्चर कौन सा यूज हो रहा है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, डेटाबेस कौन सा है? MySQL एंड MariaDB। अब क्वेश्चन ये CMS के अंदर क्या प्रॉब्लम है जब सब कुछ बना बनाया है? कस्टमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप खुद से कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, तो आपको जो कॉस्ट, जैसे मान लो ₹1,00,000 का प्रोजेक्ट था, मैंने कोई CMS यूज किया, वो 3,000 का पड़ गया। अब क्लाइंट ने ऐसी कुछ डिमांड की जो CMS की दायरे में ही नहीं, 99% चीज़ें मिल जाती है उसमें। तो उसमें 2 रीज़न होते हैं, या तो वो पेड होएगी या फिर वो क्या होएगी, होएगी नहीं उसके अंदर। पेड होएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर भाई उसको कह देंगे भाई इतना रुपया लगेगा इसका, और वो उसके अंदर डाल दो। लेकिन यदि वो उसमें हुई नहीं, तो उसको बनाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, उसके लिए एक हाई प्रोफाइल वाला डेवलपर चाहिए। और यदि वो बनने के अंदर 1 महीना लगता है उस टॉपिक को बनने में, और हाई प्रोफाइल वाले की सैलरी 3 लाख रुपए है, तो बनवाने वाला एटलीस्ट उससे 10 लाख रुपए लेगा, उसकी कॉस्ट खत्म होगी उसमें। तो कस्टमाइजेशन जब भी आएंगे ना, तो CMS फेल हो जाएंगे। यदि आप किसी CMS डेवलपर बनना चाह रहे हो, 2 होते हैं, एक CMS के डेवलपर होते हैं और एक यूजर होते हैं। CMS डेवलपर का मतलब क्या होता है? आप उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को खुद डिजाइन कर सकते हो, तो बढ़िया हो, आप उस समय हाई प्रोफाइल डेवलपर हो। यदि आप CMS यूजर हो तो आपकी लाइफ नहीं है। फिर आपका एक टाइम पीरियड है, जैसे हर एक हीरो का एक टाइम पीरियड आता है ना, जैसे गोविंदा का आया था, ऐसे टाइम पीरियड आता है CMS वालों का। जो बहुत जल्दी हाइप लेते हैं वो बहुत जल्दी डाउन भी जाता है। कॉन्स्टेंट डेवलपर ऐसे चलते रहते हैं, हल्की हल्की चढ़ाई होती है ना, लक्ष्मी आदि वाली नहीं, गंगा से रल करती वाली, हल्की हल्की चढ़ाई, चढ़ने पर फील नहीं होती पर थकान हो जाती है। वैसी एक प्रोग्रामर की लाइफ है ना, तो गुड है। कोई सोचता है मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा, तो यदि वो बन रहा है तो समझ लो रातों रात रानू मंडल की तरह गलियों के अंदर गेलो एड़ो फिर से। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना ही है कि कोडिंग इज जस्ट कोडिंग, नो वन कैन रिप्लेस, AI कैन हेल्प एंड असिस्ट। मेरा एक यहाँ पर डेवलपर था, XYZ नाम नहीं लूँगा, अभी वो पढ़ने के लिए क्या है कि उसने लीव ले ली, वो क्योंकि बड़े बाप का बेटा था, उसने पहले दिन ही कह दिया था कि सर मैं यहाँ सीखने के हिसाब से हूँ, मैं आप मेरे भरोसे ज़्यादा मत रहना। उसका हमेशा से एक ही कंसेप्ट है, सर आप मुझसे AI से काम क्यों नहीं कराते। रिसेंटली आई हैव ए स्मॉल प्रोजेक्ट
क्योंकि वो मेरा जो देने वाला था वो मेरे बहुत जानकार थे, मेरे रिस्पेक्टेबल, हालांकि मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल थे क्योंकि मुझे एज में भी बड़े हैं और एक प्रोफेसर है गवर्नमेंट के अंदर, आई रेस्पेक्ट है। उन्होंने कहा कि मुझे पर्टिकुलर एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है, आप बना के दे दो, मुझे पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना कर देनी है, तो आप बता दो। छोटी सी वेबसाइट थी, तो मैंने अब उस आदमी को कहा बना देगा क्या? मैंने कहा तुम ए का यूज कर जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि उसका एक ही कंसर्न था, आप मुझे ए यूज़ नहीं करने देते। मैंने कहा ले यूज कर। वो कल उसका लाइव टाइम था, लाइव करना था कल उसको, वो फट गई वहाँ, चलनी बंद हो गई। अब मैं उसको कहूँ सही कर, वो कहता है मुझसे हो ही नहीं रही, क्योंकि सब कुछ वहीं से ही हो रखा था। व्हाट द मीन सिस्टम क्या समझ में आया? यही आपका कोड जल्दी जल्दी लिख देगा, आपको उसको अपने अनुसार एडिट करना होगा। उसने क्या लिख किया, कोडेक्स में आ गया या XYZ में आ गया, उसने कहा ये वेबसाइट का लिंक है, ये मेरे मॉड्यूल है, उसको बना दे। उसने एक बेसिक सी वेबसाइट बना दी। अब उसने ना मार्जिन है ना पैडिंग है, वो इधर हो रही है तो फैल रहा है, उधर हो रही है तो फैल रहा है। एट द एंड ऑफ अब उसको एडिटिंग करने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा सा प्रोजेक्ट जो हमने नॉमिनल प्राइस में लिया ताकि सामने वाले को महंगा ना पड़े, वो हमें महंगा पड़ गया। और उनको उनके कल ऑर्गेनाइजेशन का वो था इवेंट बहुत बड़ा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस वेबसाइट को लॉन्च करना, जो कि हमारी तरफ से फेलियर हो गया। सामने वाला अब क्या सोचेगा, क्या गलत कर दिया, उनके मेरे मन में वो आ जाएगी। कहने समझ में आई, ऐसे ही सिस्टम फेल कर देता है। जबकि बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, मैं खुद बनाने बैठता है ना तो सुबह से लेकर शाम तक मैं बना देता उसको बिना AI के भी। उसने AI में 2 दिन लिए तो वो फेल हो गई। तो AI कैन हेल्प यू, जो काम 1 महीने में होने वाला है वो आप 2-3 दिन में कर सकते हो, लेकिन आपको वो कोड आना चाहिए। मुद्दा यही है। हाँ अरे तो तुम्हारा जो ये जो भी तुम यूज कर रहे हो वो तुम्हारे अनुसार तुम खेल रहे हो तो वो पहले खेला है, तुम होशियार है तो वो पहले होशियार है। सस्ते से मतलब नहीं है, वो तुम्हारी यदि ये गल्ला आदमी है उसके पास उसका ये भी फिर गल्ला ही होगा। मेरा वाला ताई गल्ला है, वो मास्टर है। वो जब भी कोई मैं उसको कहूँगा ना, वो कहता है पढ़ाने के हिसाब से ये सही है, वो पढ़ाने के हिसाब से बताएगा मुझे, नोट को पढ़ाने के हिसाब से बना के देगा। डेवलपर है तो उसको कोड लिखने के हिसाब से देगा। हाँ बात मतलब भाई। आज मैं अपनी AI को कुछ भी पूछता हूँ ना तो मेरे वाला आंसर तुम्हें नहीं देगा, वो ये कहेगा तुम्हें ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए, वो वैसा वैसा करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे प्रोफाइल को जानता है। यदि मैं ChatGPT को लिखता हूँ सारे चेंज होंगे। देखो पर्सनल आइडेंटिटी है राजेश कुमार पुरोहित, प्रोफेशन क्या है, मेंटोर है, ये एंटरप्रेन्योर्स है जो भी दूसरा सा वर्ड है, और टेक प्रोफेशनल्स है। लोकेशन बीकानेर राजस्थान में रहता है। तुम फाउंडर हो एग्रीजा टेक्नोलॉजी के, जिसमें मेन क्या काम हो रहा है वो बता रहा है। आप डायरेक्टर हो एक्सीलीवर प्राइवेट लिमिटेड के, जिसके अंदर आप अकेले नहीं हो, सुनील भी साथ में आपके, ठीक है। कंपनी का फोकस क्या है, प्रोडक्ट एंड ऑटोनोमस बनाना है, AI पावर्ड ऑटोमेशंस बनाना है, SaaS प्रोडक्ट पर हम फोकस करते हैं और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि सही है। हम इन्हीं पर काम करते हैं और इन्हीं के नाम है। हम लारावेल, रिएक्ट, Nest.js, पाइथन, AWS और SQL पर काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, इसमें जिनके बार बार बताया, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं आप अपने, हाँ जो SaaS प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें भी कोडिंग की जरूरत पड़ती है। ये जो हम काम करते हैं ना, SaaS का मतलब क्या है?
सॉफ्टवेयर एज सर्विस, मतलब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो लेकिन आप उसका सर्विस चार्ज दोगे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल्स होते हैं। सब्सक्रिप्शन को साथ ही होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे ये आप यूज कर रहे हो तो मैजेंटो नहीं, मैजेंटो क्या, शॉपिफाई, शॉपिफाई सैस है, सैस का एग्जांपल है। आगे क्या कहानी है समझ रहे? तो यदि किसी को अभी करंटली मौके को देखते हुए अपनी रंग बदलता है तो गलत है। कोडिंग हमेशा से एक जैसी है। आज से 2008-9 के अंदर मैंने जो कोडिंग सीखी थी, मतलब अपने काम के दौरान 2012 तक मैंने कोड लिखा था, 11-12 तक, वो आज तक वैसे ही काम आता है। मैं MVC उस समय भी यूज करता था, मैं MVC आज भी यूज करता हूँ। उसमें कंट्रोलर मॉडल भी होते थे, उसमें भी बस लैंग्वेज बदल गई, बदला कुछ नहीं। कौन बदली? लैंग्वेज। कुछ अच्छे लेयर्स आ गए, मिडिल वेयर्स आ गए, ऑथेंटिकेशंस के अलग अलग आ गए। ऑथेंटिकेशन पहले हम केवल सेशन यूज करते थे, अब JWT आ गया, XYZ आ गया। तो नो डाउट टूल्स आए, कभी भी अचानक से कुछ चेंज नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको जो आता है उसके अंदर एनहेंसमेंट करते जाओ। जैसे AI आया तो अब इससे लड़ो मत, इससे दोस्ती कर लो। जैसे ओपन सोर्स LLM मॉडल्स आते हैं, उनको लो, उनको ट्रेन कैसे करते हैं, एक टाइम दो उसको, रोज का 1-आधा घंटा। जीवन का एक ही सत्य है, आप जिसको समय दोगे वो आपको वापस रिटर्न देगा, या तो समय या सक्सेस या पैसा। आप किसी रिश्ते को टाइम दो, रिश्ता मजबूत बनेगा। आप किसी बिजनेस को टाइम दो, बिजनेस मजबूत होएगा। यदि आप कोडिंग में टाइम दे रहे हो तो कोडिंग मजबूत होएगी। देयर इज ओनली वन रूल विच इज टाइम। इफ़ यू गिव अ टाइम टू एनीवन, चाहे वो गंदा काम है चाहे वो अच्छा काम हो, वो आपको रिटर्न जरूर करेगा। साइड इफेक्ट सभी के होंगे। यदि कोई गंदे काम में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा तब भी उसको मिलेगा, क्योंकि वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि उसके जो दुष्परिणाम है वो भी आएंगे, तो सिक्का तो गोल रहेगा। बात समझ में? तुम केवल एक हिस्से को देख रहे हो, जो जमीन पर पड़ा हुआ नीचे वाला हिस्सा, उसको तुम देखते नहीं हो। मेरी आदत ये है कि मैं कांच पर सिक्का उछालता हूँ ताकि कांच के नीचे से भी दिख जाए। तुम्हारा बड़े नुकसान से अच्छा है कि छोटा नुकसान कर लो। हमारे पास बहुत सारे, जैसे कंपनी खोली है ना, बहुत सारे बैटिंग वाले ऐप के लिए लोग आते हैं, बहुत आते हैं। वो कहता है 10 लाख दे देता हूँ, 20 लाख रुपया दे देता हूँ, फिर मैं बना देता हूँ। बीकानेर के अंदर तो हजारों लोग हैं, और गंगा से तो पूरा भरा हुआ है। गंगा से बीकानेर सट्टे का हब है सर। सट्टे का हब है, वास्तव में हब है। एक सर्वे में भी ये भी तो हुआ है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सट्टा बीकानेर में लगता है। हाँ, तो बता दे सिखा क्यों? अरे एक गांव में राजस्थान को तो चप्पल फेंके तो ये अब ना बोलो मैं तो एक गांव पूरे एक मतलब शहर में मिला, एक गांव ने छोड़ लिया, पूरा बीकानेर शहर में बड़ा तो ये है तो बट हर चीज मत लागे है, घर निकलो खींचा कपड़ा पहन निकलो कोई मत लागे बोलो। बीकानेर के अंदर भी जो चाय पट्टी है उसका मेन काम यही है, कचौड़ी समोसा नहीं है। वो एक डीप सट्टे की गली है। एक मेरे नोन है जिनका नाम XYZ है, नहीं हाँ? वो केवल और केवल बारिश के सट्टे लगाते थे। वो सट्टा बजा वो चेंज लोग है ना वहाँ पर। वो क्या नाम है उसमें, ये मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। एक मार्केट भी तो ऐसे चेंज हो गया था, एक आदमी ने सट्टा लगाया था, क्या बारिश आएगी